हेलो 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 जी, नमस्कार। की हाल चाल मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो स्टूडेंट्स, मुझे ना इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम MHT CET के लिए कैसे तैयारी करें, केमिस्ट्री के लिए हम क्या करें, कौन सी रिएक्शंस पढ़ें, कौन से फार्मूलाज पढ़ें, कौन सी बुक ले लें, क्या सब कुछ हम कर लें कि हमारा MHT CET केमिस्ट्री में एकदम हाईएस्ट स्कोर आए। तो मैंने सोचा कि काम करते हैं, तुम्हारे सबके डाउट्स क्लियर करने के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो बना देते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो बेटा वही होने वाली है कि हाउ टू स्कोर 45+ मार्क्स। 45+ तुम कैसे स्कोर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कैसे स्कोर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, एकदम एंड तक देखना ताकि यार बिल्कुल एक भी मार्क्स तुम्हारा कट ना हो, ठीक है। मैं परफेक्ट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। क्या होता है, बच्चे पढ़ भी लेते हैं, बच्चों का ना दिमाग अच्छा होता है, लेकिन उनके पास एक स्ट्रैटेजी नहीं होती है, उनके पास एक गाइडेंस नहीं होती है कि यार हम करें क्या, और वो वहीं भटक जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप स्कैटर एनर्जी से चलोगे ना कहीं पे भी, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपका फोकस सही है, अगर आपका एनर्जी सही है कि यार मुझे इसी रास्ते पे चलना है ना, तो आप लाइफ में हमेशा सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। अदरवाइज आप हमेशा इधर उधर भटकते ही रहोगे, ठीक है। तो मैं हूँ गाइड करने के लिए आपको, यहाँ पे आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताने के लिए, फॉलो आपको करना है। तो बस शुरू हो जाते हैं। चलो देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ बात करते हैं कि यार केमिस्ट्री जो है ना एकदम बिगेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्यों? देखो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके उसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होती है, फिजिक्स में भी आपको कैलकुलेशंस तो करनी ही पड़ती हैं, लेकिन केमिस्ट्री में क्या है, फास्ट सॉल्व कर सकते हो उसको। कैसे? अगर आप देखो, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं केमिस्ट्री में, बहुत बड़े बड़े कि यार बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो, कुछ एक आध दो डाल देते हैं एग्जामिनर, तो वो आपके ऊपर रहता है कि आप उसको अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत लेंदी न्यूमेरिकल्स आए, तो आपको हमेशा डायरेक्ट फार्मूलाज वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, जो कि मतलब जैसे फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में भाई न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो एकदम लेंदी आते हैं, ठीक है। कुछ आ सकते हैं इजी भी, कुछ ऐसे डायरेक्ट वाले भी आ सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में क्या है बेटा, ना न्यूमेरिकल लेंदी होता है, ना डेरिवेशन होता है वो भी लेंदी नहीं होता, कुछ भी लेंदी नहीं है। आप डायरेक्ट फार्मूला पुट करो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा फास्ट सॉल्विंग आप केमिस्ट्री में कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चीज़ पता है क्या, एकदम हाई एक्यूरेसी रेट, मतलब कि जो स्टूडेंट्स एकदम कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं ना, अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, वो आराम से 80% तक आराम से अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी सही है, ठीक। उसके बाद एक और चीज़ देखो कि यहाँ पे ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको कुछ घुमा फिरा के इधर उधर नहीं पूछेगा, सिंपल से पूछ लेगा कि यार अगर बेंजीन पे OH अटैच है तो वो कौन सा कंपाउंड है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर या फिर एस्टर, है ना। सिंपल। हमने MHT CET के कितने सारे क्वेश्चंस करे हैं, तो इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, और आप आराम से इजी मार्क्स आप ला सकते हो किसमें, केमिस्ट्री में, रदर देन फिजिक्स और रदर देन मैथ्स। समझ गए? क्योंकि इसमें ना तो कोई बहुत हैवी कैलकुलेशंस होती है, ना ही आपको बहुत भयंकर कुछ मेमोराइज करना हो रहा है। नेम रिएक्शंस जो है आपको वो याद करनी पड़ेंगी डेफिनेटली, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप रिविजन करोगे ना, आपको वो हो जाएगा आराम से याद। इंस्टेड ऑफ कुछ बच्चे होते हैं ना फिजिक्स से थोड़ा सा लगता है कि यार फिजिक्स कैसे करेंगे, मैथ्स कैसे करेंगे। मैथ्स तो फिर भी कर लेते हो, कैलकुलेशन रहता है खटाखट, उसमें तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ कैलकुलेशंस ही हैं, ठीक है। उसमें कोई कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, थ्योरी वाला क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन केमिस्ट्री में आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आएंगे, केमिस्ट्री में आपको कोई भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो यार कितना ईजी है। अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये देख लो कि आपको 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में बेटा 50 क्वेश्चन आते हैं। आपको पेपर पता है ना, आपका MHT CET का जो पेपर होता है बेटा, उसमें 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 50 क्वेश्चन आते हैं बेटा केमिस्ट्री के, 50 क्वेश्चन आते हैं बेटा फिजिक्स के, ठीक है, और 100 क्वेश्चन आते हैं किसके, मैथ्स के। 100 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। अब यहाँ देखो ये इनका मिला के स्कोर एक हो गया ना, तो ये हो गया 100 और ये भी हो गया 100, तो ये कितना हो गया, 200 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। 200 मार्क्स का पेपर आता है। ये एक मार्क्स से क्वेश्चंस होते हैं आपके, एक मार्क्स से क्वेश्चंस होते हैं, तो 50 कैरिंग 50 मार्क्स, ठीक है। 50 क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन को सही करोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा,
और सबसे अच्छी बात, द बेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई सी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यार ये तो बल्ले बल्ले वाली बात हो गई, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग होती ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। आपने जितने क्वेश्चन सही करें हो सकता है उतना ही अपने गलत करें, उससे ज़्यादा गलत करें तो नेगेटिव में मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो यार सबसे अच्छी बात पता है क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखो 15 क्वेश्चंस आते हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री से, 15 क्वेश्चंस आपके फिजिकल केमिस्ट्री से आएंगे, 20 क्वेश्चंस अराउंड आ जाएंगे आपके ऑर्गेनिक, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो हमेशा वेटेज रहता है, मतलब वो हमेशा वेटेज कैरी करता है भाई, बहुत अच्छा वेटेज रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक में देखो 15 क्वेश्चंस, ठीक, तो ये हो गए 15, 15, 30 + 20, 50 क्वेश्चंस हो गए। तो 3 क्लासेस में डिवाइडेड है फिजिकल केमिस्ट्री, तो पता ही होगा आपको, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि वहाँ से 20 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 20 क्वेश्चंस आते हैं, समझ गए। ट्राई ऐसा करो कि आप एक क्वेश्चन को कम से कम 30 सेकेंड्स या कम से कम 45 सेकेंड्स में सॉल्व कर लो। ऐसा आप ट्राई करो कि यार कम से कम आप उसको 45 सेकेंड्स के अंदर, जैसे ही आपने कोई क्वेश्चन देखा, देखो क्या होता है कि एग्ज़ाम में ना हमारा दिमाग कितना एक्टिव है, कितना एक्टिवली मतलब एट द मोमेंट प्रेजेंट है, वो मैटर करता है। आपने साल भर कितना पढ़ा, आपने कैसे पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा, बेटा वो मैटर नहीं करता। आप उस 3 घंटे में, आप उस 1 घंटे में कितना एफर्ट्स डाल रहे हो, आप कितना ज़्यादा, पूरा आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो पूरे 3 घंटे में ही पता चल जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं ये प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे साल भर पढ़ते हैं और एग्ज़ाम टाइम पे इतना प्रेशर ले लेते हैं कि उनको आते हुए भी वो गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले ना काम डाउन रखना है अपने पास। ये तो सब सारी चीज़ें बनाएंगे हम लोग, जब जैसे CET का एग्ज़ाम पास में आने वाला होगा ना, तो बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी लेके आऊँगी कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो देखो ऐसा करना है आपको कि एक क्वेश्चन कम से कम आपका 45 सेकेंड्स, उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर मतलब कैलकुलेशन हो सकता है उससे ज़्यादा, या फिर ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन 45 सेकेंड से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है, क्लियर है। और ट्राई करना है बेटा कि आपकी जो केमिस्ट्री है, वो 40 से 45 मिनट्स में फिनिश हो जाए आराम से। और मैं बता रही हूँ बहुत ही आराम से फिनिश हो जाएगी, वो भी एकदम सही टिक करके। कैसे होगा मैम, ये बताएंगे अभी कैसे होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये चीज़ देख लो कि यार जो बच्चे नहीं स्कोर कर पा रहे हैं या फिर जो बच्चे कम स्कोर करते हैं, बच्चों का टारगेट तो रहता है कि यार हमको 45+ स्कोर करना है, 50 में से 45 के ऊपर लेके आना है, लेकिन वो नहीं स्कोर कर पाते, 30 पे रह जाते हैं, 20 पे, 35 पे। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी ही गलत है। अगर आप गलत स्ट्रैटेजी से करोगे तो आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 16 घंटे पढ़ा है, आपने 14 घंटे पढ़ा है। इससे फ़र्क पड़ता है कि आप स्मार्ट वर्क कितना कर रहे हो, समझे। तो सबसे पहला चीज़ रिविज़न। बच्चे ना क्या करते हैं, चैप्टर्स पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। अब भाई आपका दिमाग इतना भी ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम बहुत 100% वाला। अपन सबका ही दिमाग ऐसा है बेटा, अपन सबका, किसी का भी दिमाग ऐसा नहीं है कि एक बार मैं उसको डाल दिया और वो याद हो गया। किसी का भी दिमाग ऐसा नहीं है। उसको बार बार देखना पड़ता है, रिविज़न करना पड़ता है कि यार देखो ऐसा है, दिमाग को बताना पड़ता है। तो रिविज़न को मिस नहीं करना है, ठीक है। कोई भी रिविज़न साइकिल नहीं करता है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना, कोई भी रिवीजन नहीं करोगे तो आपके मार्क्स नहीं आने वाले अच्छे। इसके बाद बच्चे क्या सोचते हैं कि यार क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेते हैं, थ्योरी व्योरी छोड़ देते हैं। बेटा अगर आप थ्योरी ही नहीं करोगे तो क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करोगे? अगर आपको पता ही नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अगर आपको पता ही नहीं है कि कितने टाइप का होता है, sp3, sp2, sp और भी सारे होते हैं, ये तो मैंने ऑर्गेनिक के बताए, तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन को? तो थ्योरी तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है ये सोच के कि टाइम वेस्ट है। थ्योरी टाइम वेस्ट नहीं है, वो आपका बेस बिल्ड कर रहा है, तो उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। थ्योरी को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग इज़ PYQs को छोड़ देते हैं बच्चे सोचते हैं कि यार छोड़ो ना, PYQs नहीं करते। तो ये तो बहुत बड़ी वाली गलती है, क्योंकि PYQs ऐसे है ना, सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम का अंदाज़ा लगता है। एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे टाइप के आते हैं। चूज़ द करेक्ट आता है, मतलब चूज़ द करेक्ट इन द सेंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। ऐसे करके जो क्वेश्चन फ्रेम होता है ना, फ्रेम होता है जो क्वेश्चन, वो आपको पता चलता है जब आप PYQs देखते हो, ठीक है। तो बिल्कुल बेटा ये गलती मत करना कि आप PYQs अटेम्प्ट नहीं, मतलब PYQs को सॉल्व नहीं कर रहे हो। और द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको पहले बताई कि यार बच्चे रैंडम स्टडिंग करते हैं।
आज मन किया चलो यार आज ये एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ लेते हैं, आज मन किया एक काम करते हैं यार फिजिक्स उठा लेते हैं आज, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक मन किया अरे यार काम करते हैं यार मैथ्स का जो बुक रखी हुई है मैथ्स के ना सॉल्व कर लेता हूँ। बेटा स्कैटर्ड स्टडी मत करना कभी। अगर आपने स्कैटर्ड स्टडी करी तो आप कभी भी कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। हमेशा मैंने बोला था कि एक ट्रैक रखना। जब मैं बैकलॉग्स का वीडियो बना रही थी तब भी मैंने आपको ये बोला था कि अपनी जो पढ़ाई है बेटा उसका ट्रैक रखा करो कि हमने आज कितना कितना करना है, कल कितना करूँगा, या फिर एक वीक का प्लानर बनाओ। जब आप प्लानर बनाते हो ना तब आपके दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाती है पहले से कि अच्छा मुझे नेक्स्ट वीक ये करना है, तो आपका दिमाग प्रोग्रामिंग करने लग जाता है कि अच्छा ठीक है चलो अपन इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। तो जब आप रैंडम स्कैटर्ड स्टडिंग करते हो ना आपका दिमाग कन्फ्यूज रहता है। तो आप सोचो कि अगर दिमाग ही कन्फ्यूज रहेगा तो ना तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और ना ही आप थ्योरी आपके दिमाग में घुसेगी, ना ही कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसेगा, कुछ भी दिमाग में नहीं घुसने वाला है। तो सबसे पहले चीज़ क्या करनी है आपको एक प्लान बनाना है, ठीक है। आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, अपने अकॉर्डिंग बनाओ। मतलब कि कैसा कि 30 डेज़ के अंदर, जैसे अभी देखो मैं क्यों नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों के बैकलॉग्स होंगे। अगर आप बोलोगे मैम इसके लिए भी एक वीडियो बनाओ कि हम जैसे अभी अपना दिसंबर में होने वाला है ना, क्या अपना ये CT फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर में होने वाला, दिसंबर जनवरी में, तो आप बोलोगे कि मैम उसकी चैप्टर वाइज कैसे हम कौन से मंथ में क्या करें, कैसे वाला करें, तो आप वो बता दो। तो मैं अभी इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि संकल्प बैच में अभी अपना चैप्टर्स चल रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है और अक्टूबर सितंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी। तो अक्टूबर मान लो, तो चलो मान लो सितंबर मान लो तुम लोग, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने में 3 महीने की स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि तुम लोग को कैसे पढ़ना है, बिकॉज हम वो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। अभी क्या है हमने चैप्टर ही नहीं पढ़े ना बेटा, अभी तो हमने थ्योरी ही नहीं पढ़ी। अगर हम थ्योरी ही नहीं पढ़ रहे हैं अभी तो फिर मैं तुमको कैसे बोल सकती हूँ कि इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मैं तुम्हें कैसे बोलूँगी कि बेटा इसके PYQs कर लो, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं है ना वो चीज़। तो अभी सितंबर अक्टूबर तक हम सारे के सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट, देखो क्वेश्चंस भी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हारे बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहे हैं। CET के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं, बोर्ड के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, तो उसकी टेंशन ना लो। लेकिन जब हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर मैं तुमको एक बढ़िया सा स्ट्रैटेजी प्लान बताऊंगी कि बेटा इसको तो कर ले, बस फिर तो तुम्हारा हो ही जाना है। फिर तो तुम्हारा CET में केमिस्ट्री में 50 आउट ऑफ 50 आने वाले हैं, गारंटीड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है जब आप CET की तैयारी कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझे? अब देखो सबसे पहली चीज़ जो आपकी टेक्स्ट बुक है, बच्चे क्या करते हैं ना इधर उधर से, अरे यार ये बुक खरीद लेते हैं, वो बुक खरीद लेते हैं, इसमें अच्छा होगा, इसमें वैसा होगा, इसमें कैसा होगा। बेटा सबसे पहले आपको अपनी NCERT मतलब अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। जब तक आप अपनी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे आपका कुछ नहीं होने वाला। आप कोई सी भी बुक पढ़ लो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी है आपको। सबसे पहले आपको अपनी टेक्स्ट बुक के सारे हर एक लाइन सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक है। यहाँ ही से आपके 20 मार्क्स बिल्ड हो जाते हैं क्योंकि बेटा ये बेस है, क्योंकि ये क्या है, ये बेस है, ठीक है। इसके बाद देखो जितने भी फॉर्मूलाज हैं चाहे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में हो, देखो इनऑर्गेनिक में फॉर्मूलाज तो नहीं होंगे, एक दो होंगे तो वो तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस इनकी जब अपन सिलेबस खत्म कर लेंगे बेटा, तो मैं आपको क्या बोलूँगी ना, आप जहाँ पे भी पढ़ते हो जैसे भी मतलब एक तो सबसे पहली चीज़ अपना एक स्टडी टेबल, अपना एक स्टडी स्पेस बनाया करो। ये नहीं कि बेड पे पढ़ रहे हैं, सोफे पे पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक स्टडी प्लान अपना टेबल बनाओ, सामने पूरी दीवार पे चिपका के रखो भाई सारे नोट्स, एकदम स्टिक कर दो। एक फील आना चाहिए कि यार तुम एक एस्पिरेंट हो, तुम ना तैयारी कर रहे हो भाई। ऐसा नहीं है कि बस मज़े में कुछ भी कर रहे हो, तो फिर लोग भी तुम लोग को सीरियसली नहीं देंगे कभी। जब तुम खुद को सीरियसली नहीं लेते हो कभी, तो लोग भी तुमको एवं ही लेंगे, फॉर ग्रांटेड लेंगे, ठीक है। फिर बाद में मत बोलना कि मैम लोग तो मुझे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा जहाँ पे भी पढ़ रहे हो ना वहाँ पे एक फॉर्मूला शीट और नेम रिएक्शंस की एक शीट चिपकानी है। अभी नहीं बोलूँगी, जब अपन सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तब एक बढ़िया सी शीट चिपकाना। और नेक्स्ट 30 डेज या फिर जितना भी अपने पास टाइम बचेगा उसको रोज़ सुबह शाम दवाई की तरह लोगे ना, तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। तुम सोचो तुम एक चीज़ को रोज़ देख रहे हो, रोज़ मान लेते हैं मैं ये पेन है, मैं इसको रोज़ देख रही हूँ बेटा, रोज़ इसको देख रही हूँ, तो क्या मुझे इसका कलर याद नहीं होगा? 5 दिन बाद मुझे कोई पूछेगा कि मैम वो जो पेन आप यूज़ करते थे उसका कलर क्या था, तो मैं भूल जाऊँगी क्या? नहीं, मेरे दिमाग में फीड हो गया है इसका ग्रे कलर था,
करेक्ट है। वैसे ही अपना दिमाग चलता है कि आप जब फॉर्मूलाज, जब नेम रिएक्शंस को बार बार देखते ही जाते हो ना, देख रहे हो सुबह शाम, आपको यहाँ पे फिट हो जाएगी वो चीज़, ठीक है, फिट हो जाएगी। और यहीं से बेटा आपके बनेंगे पूरे के पूरे 30 मार्क्स बन जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज और सिर्फ नेम रिएक्शन से, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं ना इससे, बहुत सारे क्वेश्चंस। इसके बाद देखो मॉक टेस्ट तो आपको अटेंड करना ही है। मॉक टेस्ट अटेंड करोगे तो आपको ना सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस आएगा। हमें तो कॉन्फिडेंस ही लेके आना है, वही जीतना है बेटा। एग्ज़ाम तो हर कोई दे देता है, सबसे बड़ी बात आती है कॉन्फिडेंस की, कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है वो चीज़ करने का, समझ रहे हो। तो यहीं से आपके कितने आएंगे, 40 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। 40 मार्क्स आप यहाँ से टारगेट अच्छे से कर सकते हो। और मेन चीज़, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रिवीजन। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो, रिवीजन करो और सब कुछ डन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई कि नहीं। अब बात करते हैं एकदम हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स की। सबसे पहले देखो एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने बोला ही था ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स है बेटा, ये समझ लो कि तुम्हारा ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं बेटा वो हाई वेटेज वाली ही चैप्टर्स है। सारी नेम रिएक्शंस अपन जो अभी ऑर्गेनिक शुरू कर रहे हैं, मतलब हो रही है, चल रही है हमारी ऑर्गेनिक, हेलोजन डेरिवेटिव से लेके अमीन्स तक, ये पूरा हेलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अमीन्स, ये 4 चैप्टर्स जो है बेटा ये एकदम ऐसे है ना कि तुम्हारा कहीं नहीं जाने वाली ऑर्गेनिक, यहीं से आएगा सब कुछ, ठीक है। सारे नेम रिएक्शन सब कुछ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स, देख लो कितना वेटेज है इसका, पी ब्लॉक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल, सॉल्यूशन, डी ब्लॉक, पॉलीमर्स, तो इतना सारा वेटेज है इसका। यहाँ देखो बहुत ज़्यादा हाई, एकदम हाई प्रायोरिटी वाला कौन सा चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ऑर्गेनिक में से यहीं से मिलने वाले हैं, क्योंकि बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है ये। आज अपन शुरू करने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा अच्छा चैप्टर है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सारी आपको इसमें रिएक्शंस मिलने वाली हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत बढ़िया चैप्टर है, इनऑर्गेनिक का चैप्टर है और इसमें ना फॉर्मूलाज हैं काफ़ी सारे, कि आपका नॉमेनक्लेचर निकाल दो या फिर आपका यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, ये सब है। नेम रिएक्शंस फ्रॉम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, ठीक है। फिर इसमें देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस आएंगे। बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको जीरो कैलकुलेशन की ज़रूरत है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, सारे के सारे आपको चीज़ें मेमोराइज करनी है, सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे याद करनी है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। बस स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लोगे, आपका बायोमोलिक्यूल्स डन, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा उसका, ठीक है। तो अपना ना 70% ऑफ द टाइम बेटा इन चैप्टर स्पेंड करना, ठीक है। अब यहाँ देखो 80-20 रूल तो तुमने पढ़ा ही होगा। 80-20 रूल अगर तुमने पढ़ा होगा कि 20% ऑफ द चैप्टर्स जो होते हैं ना वो 80% ऑफ योर मार्क्स डिलीवर करते हैं। कैसे मैम? बेटा आपने अगर 20% बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया ना, उसी में से जैसे मैंने देखो ये बताया, ये हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स है ना, इसको बढ़िया तरीके से करके जाओ, आपके 80% मार्क्स कहीं भी नहीं जाने वाले, समझे? वैसी बात करें। सबसे पहले देखो मैंने बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस, कन्वर्जन्स, रिएजेंट्स, ये सारे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और तुम टेंशन ना लो, जब हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो मैं उसकी सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स, डिस्टिंग्विश टेस्ट, जितना भी कंटेंट है बेटा, कंटेंट में कभी कमी नहीं आएगी मेरी तरफ से। तुम जो बोलोगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, जैसा बोलोगे उस पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन 100%, 10%, 1000% एफर्ट्स हैं मेरी तरफ से, तुम्हारी तरफ से भी उतने ही होने चाहिए। तो मेरी तरफ से एकदम इन्फिनिटी% एफर्ट्स हैं कि यार जो कंटेंट बोलोगे, जैसे मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस डन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स डन, कॉमन नेम्स डन, IUPAC नेम्स डन, कन्वर्जन्स डन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, सब कुछ डन। मेरी तरफ से सब कुछ आएगा बेटा तुम्हारे लिए, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, तुम्हें भी तो उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद देखो इनऑर्गेनिक सेकंड प्रायोरिटी पे क्यों है? क्योंकि इसमें पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एकदम जीरो कैलकुलेशन चाहिए होती है। और फिजिकल केमिस्ट्री आखिरी में इसलिए रखा है क्योंकि बेटा आपके पास टाइम कम होता है, एग्जाम के टाइम पे आपके पास टाइम कम होता है ना, इसलिए हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक इसलिए रखा क्योंकि डायरेक्ट नेम रिएक्शंस पूछते हैं, डायरेक्ट IUPAC नेम पूछते हैं। अब तो तुम लोग प्रो हो गए हो भाई, प्रो हो गए हो कि नहीं?
इसमें IUPAC नेम में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब में प्रो हो गए हो, तो यार वो तुम डायरेक्टली बता सकते हो ना, डायरेक्टली बता सकते हो। फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल करना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए मैंने इसको थर्ड प्रायोरिटी पे रखा है। फर्स्ट पे ऑर्गेनिक, सेकंड पे इनऑर्गेनिक और थर्ड पे आपका फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, सही है। अब देखो ये ना एक 4 वीक प्लान है, एक छोटा सा बना दिया था ताकि ना तुम लोग जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी MHT CET की तैयारी कर चुके हैं, अगर वो वापस से दे रहे हैं या फिर जो भी है तुम लोग का प्लान है, तो मैंने एक छोटा सा 4 वीक प्लान बनाया। तो देखो सबसे पहला वीक में क्या करोगे, सारे चैप्टर्स बढ़िया तरीके से कर लोगे, सब सारे के सारे फॉर्मूला शीट लिख लोगे, शॉर्ट नोट्स बना लोगे और हर एक चैप्टर की रीडिंग जो लोग ऑलरेडी दे चुके हैं या फिर मतलब एक बार उन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए बात करें हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो अब एकदम हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स पे आ जाओ जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज लेते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज लेते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट दो भाई, मॉक टेस्ट को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अपनी गलती देखो। अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो यार आप गलती कहाँ कर रहे हो, आपका वीक पॉइंट कहाँ बन रहा है, वो आपको देखना है। ठीक, इसके बाद रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, रिवीजन। जो आपने लिखा है, जो आपने बनाया है, इतने सालों से नोट्स बनाए हैं, इतने साल से नोट्स बना रहे हो, जो आप इतने महीनों से जो आप नोट्स बना रहे हो, उसको आपको रिवाइज करना है और कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है एग्ज़ाम के 1 वीक पहले। ये मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जब आपका CET का एग्ज़ाम आएगा, कि आपको कभी भी अभी इसी बता रही हूँ, याद रखना उस चीज़ को कि जब भी बेटा एग्ज़ाम होगा ना, जिस भी डेट को होगा, तो बेटा उसके 10 दिन पहले से या फिर 7 दिन मान लो, 1 हफ्ता, कोई भी नया चैप्टर, कोई भी नया टॉपिक, कोई भी नया क्वेश्चन आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, ओनली रिवीजन करना है। अब अगर आप मान लो कि 3 घंटे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, एक दिन में 3 घंटे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, जो कि आपको पढ़ना भी चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मैं तो बोल रही हूँ 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो, 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे मैथ्स। कितने घंटे हो गई है? 9 घंटे बस। मैम अरे लोग तो 14 16 घंटा पढ़ते हैं ना, क्योंकि उनको चाहिए भाई, उनका ड्रीम कॉलेज, उनका एम अचीव करना है, करना ही है, तो करना पड़ेगा बेटा आपको। तो यहाँ देखो 1 घंटा थ्योरी को दे दो, 1 घंटा आपका PYQs को दे दो, 1 घंटा रिवीजन को दे दो। आप इसमें थोड़ा सा 5-10 मिनट का गैप भी ले सकते हो, ऐसे कर करके अपने अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको पता ही है, जो मैंने आपको बताया कि ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा सबसे माइंड मैप किसका बनाना है, रिएक्शंस का माइंड मैप बनाना है अपन को। फिर फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो आप, और रिएजेंट के एकदम टेबल, जो कन्वर्जन टेबल्स मैंने बताया ना आपको, इसकी टेंशन ना लेना, क्योंकि मैं आपको ये सारी चीज़ें देने वाली हूँ जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल भी ना लो। ठीक है, फिर फिजिकल केमिस्ट्री में देखो आपको फॉर्मूला शीट्स बनानी है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं डेली, 20 न्यूमेरिकल्स। ऐसे पूरा गांठ बांध लो कि यार हमको तो 20 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी ही है, डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक्स बना लो, जो होता है ना शॉर्ट ट्रिक्स मैं तुमको देती रहती हूँ बीच बीच में, वैसा वाला। इनऑर्गेनिक में क्या करना है आपको, निमोनिक्स देख लो भाई, निमोनिक्स बना लो। उसके बाद एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल ही मेन होता है किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और उसके बाद एक कुछ ना कुछ मेमोरी टेक्निक्स बना लो, ताकि आप उसके ट्रेंड्स को रिवाइज कर पाओ, उसके ट्रेंड्स को अपना मेमोराइज कर पाओ। ठीक है, ठीक है, तो एकदम लास्ट में तुमको सारी चीज़ें बता देती हूँ मैं। फाइनल 45+ चेकलिस्ट चाहिए, एकदम चेकलिस्ट, प्रॉपर चेकलिस्ट। तो देखो सबसे पहले आपको अपनी NCERT मतलब कि अपनी टेक्स्ट बुक, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन उसको एकदम प्रॉपर करना है, उसके सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस करना है। उसके बाद हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स पे आ जाओ, सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग चैप्टर्स पे आ जाओ। फॉर्मूला शीट रेडी रखो, प्रॉपर एकदम फॉर्मूला शीट बनाओ। मॉक टेस्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कम से कम आपको 15+ या फिर भाई 10 मॉक टेस्ट ही दे दो, बहुत हो जाएगा, ये भी बहुत हो जाएगा अगर 15+ नहीं कर पा रहे हो। और आखिरी के 7 दिन कुछ भी नया नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, तो बेटा CET एक दिन में नहीं निकलेगा, CET निकलेगा कंसिस्टेंट जब रहोगे, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा तो नहीं है ना, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब आपको 16th फ्लोर पे चढ़ना होता है तो आप जंप मार के, क्रिश तो है नहीं अपन के क्रिश मार के ऐसे मतलब ऐसे उड़ जाएंगे और 16 मंजिल पे चढ़ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं कर सकते अपन। क्या करते हैं, या तो अपन सीढ़ियाँ लेंगे, या अगर लिफ्ट भी लेते हैं तो लिफ्ट भी कहाँ से आएगी, ग्राउंड फ्लोर से आएगी ना, ऊपर से तो नहीं चढ़ोगे आप। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बेस से चालू करो, कंसिस्टेंट रहो। ये नहीं कि एक दिन 8 घंटा पढ़ रहे हो, एक दिन पढ़ ही नहीं रहे हो, उसके अगले दिन बोल रहे हो अरे यार कौन पढ़ेगा यार, बहुत वो लग रहा है, आज फ़ोन देख लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है, रोज़ एक एक घंटे करके करोगे ना, तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा कब सिलेबस कंप्लीट हो गया।
जैसे हमने केमिस्ट्री शुरू किया, तो बेटा केमिस्ट्री हमने जब शुरू किया था स्टार्टिंग में सॉलिड स्टेट से शुरू किया, सॉलिड स्टेट किया, उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए, सॉल्यूशन किया, उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए, फिर उसके बाद क्या किया हमने, आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए, हेलोजन डेरिवेटिव्स किया, उसके सारे क्वेश्चंस, अल्कोहल फिनॉल्स, उसके सारे क्वेश्चंस, और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब 1.5 महीने के अंदर अंदर अपन ने ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, 5 अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने एक प्लान बनाया था कि यार मुझे इतना इतना कंप्लीट करवाना है मेरे बच्चों को। ऐसा नहीं है कि यार बस रटवा रहे हैं, फटाफट करवा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया। एक जब चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका प्रॉपर 1 शॉट भी लिया, उसकी मैराथन भी ली, उसका बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करवाए, उसके थ्योरी वाले क्वेश्चंस, उसके सीईटी वाले क्वेश्चंस, उसके बोर्ड वाले क्वेश्चन सब करवाए, एक प्लान बनाया। तो तुम भी ना एक प्लान बनाओ बेटा कि तुम क्या करना चाहते हो, अपने दिमाग को ना कंट्रोल करो, अपने दिमाग को गाइड करो कि भाई देख आज इस वीक का प्लान ये है, बस खत्म। समझ गए, समझे कि नहीं? ठीक है, तो यार अगर प्लान आउट करोगे चीज़ों को तभी चीज़ें वर्क करेंगी, अदरवाइज नहीं कर पाएंगी। और जैसे कि तुम्हें पता ही है संकल्प बैच जो YT पे तो चल ही रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, YT पे तो एकदम लाइव क्लासेस चलती हैं, रोज़ 7:30 बजे केमिस्ट्री की क्लास होती है, और साथ ही साथ तुम संकल्प बैच में भी एनरोल कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एनरोल करना है जाके, आपको बैच के बेनिफिट्स मिलेंगे। वहाँ पे बैच में जैसी पढ़ाई होती है बिल्कुल आपको वैसे ही फील आएगा। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और वहाँ पे फ्री एनरोल कर सकते हो। अगर आप CET की तैयारी कर रहे हो और डेडिकेटेडली स्टडी करना चाहते हो तो CET के लिए हमारा मौर्या बैच चल रहा है, जो कि जस्ट फॉर 2999 फॉर जस्ट 1 ईयर। ठीक है, तो अगर आप डेडिकेटेड हो CET के लिए तो ये वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं IVSAT का स्कॉलरशिप टेस्ट, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप टेस्ट दे सकते हो, जिसपे आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल जाने वाली है। इसी के साथ यहाँ देखो MHT CET के वेदांतु के रिजल्ट्स जो कि बहुत ही शानदार है, 99.9% परसेंटाइल, ये है JEE मेंस 2026 के रिजल्ट्स। साथ ही आपको मैं दिखाती हूँ 2025 के रिजल्ट्स, और JEE के साथ साथ यहाँ देखो ये है नीट के रिजल्ट्स। तो वेदांतु सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स नहीं बल्कि डॉक्टर्स भी बना रहे हैं। तो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, सब कुछ तुम्हारा गोल को अचीव करवाएंगे। और कहाँ अचीव होगा? सिर्फ और सिर्फ वेदांतु में। ठीक है, आपको वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स भी मिल जाएंगे, महाराष्ट्र और पुणे हर जगह आपको इसके सारे ऑफलाइन सेंटर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। तो है ना ये एक मज़ेदार और बहुत ही शानदार बात की नहीं? आज की वीडियो कैसी लगी, स्ट्रैटेजी कैसी लगी, मुझे फटाफट से कमेंट करके बता देना। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। बाय।